हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम चलते हैं जीएस के अगले पार्ट की तरफ और ये मॉक टेस्ट चल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों, इसके पहले यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे थे तो इसके पहले पार्ट से आप देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही मॉक टेस्ट के थ्रू आपका बेहतरीन रिवीजन कराया जा सके। तो फिलहाल में दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर चल रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए 65 डिग्री, बी 95 डिग्री, सी 98 डिग्री या डी 99 डिग्री। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको ये सेल्सियस में पूछा जा सकता है, केल्विन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये फ़ारेनहाइट में है और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 98 डिग्री। और कभी कभी ये 98 पॉइंट कुछ भी, जैसे 4 या 5 या 6 दे दे, तो आप 98.6 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और यदि सेल्सियस में पूछेगा तो आप 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। दोस्तों, वीडियो को आप रोक कर अपना स्कोर देखें और चेक करें कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत है। बाकी तो राइट आंसर बता ही दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होगा वो चांदी होगा। दोस्तों, अपना स्कोर 25 क्वेश्चन रहेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कितने सही थे और कितने गलत हुए हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। ऑप्शन ए बेंजीन, बी जल, सी स्वर्ण का टुकड़ा या डी लोहे का टुकड़ा। तो ऊष्माधारिता पूछ रहा है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है। ऑप्शन ए भाप, बी गर्म हवा, सी सूर्य की किरणें या डी ये सभी। तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है, राइट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर ए भाप होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन ए तांबा, बी सीसा, सी जल या डी कांच। तो इसका तो राइट आंसर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको गुप्त ऊष्मा भी हम लोग बोलते हैं कि इसमें गुप्त ऊष्मा रहता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा जल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जेम्स वाट, बी एडिसन, सी पास्कल या डी मार्कोनी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। एडिसन की बात करें तो विद्युत बल्ब का आविष्कार इसने किया था। और जहाँ पे भी दाब की बात आएगी, जैसे कि हाइड्रोलिक मशीन की बात आएगी, तो वहाँ पे पास्कल का राइट आंसर होगा। और रेडियो की खोज जो है मार्कोनी ने की थी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संवहन, बी विकिरण, सी चालन या डी प्रकीर्णन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवहन। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन ए ईथर, बी बेंजीन, सी पारा या डी पानी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। द्रव में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, राइट आंसर होगा पारा। इसका रासायनिक सूत्र Ag होता है और पारा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पन, बी गलन, सी क्वथन या डी इनमें से कोई नहीं। ठोस से द्रव में तो इसे क्या कहेंगे। जैसे कोई पदार्थ है और ठोस अवस्था में और उसे द्रव अवस्था में परिवर्तन करना है, तो इस परिवर्तन को हम लोग क्वथन कहते हैं या क्वथनांक। तो क्वथन परिवर्तन के द्वारा ही ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर क्वथन। प्रश्न नंबर 10 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी पिघलना
या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन। इसी प्रक्रिया से जो कपूर होता है वो ठोस अवस्था में होता है और उसको जलाने के बाद वाष्प बनकर उड़ जाता है और जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, बी हिमीकरण, सी वाष्पीकरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वाष्पीकरण। हिमीकरण प्रक्रिया में कोई भी जो पदार्थ रहेगा वो ठोस अवस्था में आएगा यानी कि जमेगा। और यहाँ पे यदि संघनन की बात करें तो जैसे कि कोई पदार्थ गैस अवस्था में और उसको द्रव अवस्था में लाना है तो वो हमारा जो हो जाएगा संघनन प्रक्रिया हो जाएगा। जैसे वर्षा की बूंदें जो आती हैं तो ये हम लोग इसको संघनन प्रक्रिया के अंतर्गत मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? ऑप्शन ए संवेग, बी ऊर्जा, सी ऊर्जा और संवेग दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होती है। प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है या डी घटती बढ़ती रहती है। तो दोस्तों वहाँ का जो आपेक्षिक आर्द्रता होगा वो घटेगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा डिक्रीज होना। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, बी अप्रगामी, सी अनुप्रस्थ या डी विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगे जो होंगी वो होंगी अनुदैर्ध्य तरंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन ए जल में, बी वायु में, सी निर्वात में या डी इस्पात में। तो दोस्तों इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा कि जो ध्वनि तरंगे होंगी जिस कठोर चीज़ में जो भी कठोर पदार्थ होगा उसमें उसकी चाल जो होगी सबसे अधिक होगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो इस्पात होगा। सिंपली इसी तरह आप इसको लर्न कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए ध्रुवण, बी अपवर्तन, सी विवर्तन या डी परावर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ध्रुवण। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक से यदि कंफ्यूजन बनता है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए और अगले वीडियो में उसको डिस्क्राइब के रूप में बता दिया जाएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसके बावजूद दोस्तों यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं जिससे अदर स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा। वैसे पूरी कोशिश करता हूं कि कोई त्रुटि न रहे। प्रश्न नंबर 17 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परावर्तन। इसी के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा। प्रश्न नंबर 18 है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुनाद, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण या डी परावर्तन। इसका राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुनाद। दोस्तों यहाँ पे अनुनाद का यदि अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी समझिए कि फ्रीक्वेंसी पे बेस है ये क्वेश्चन। अनुनाद को ही इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रा प्रचलन, बी मनोविज्ञान, सी ध्वनि या डी जनसंख्या। तो जो डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम थोड़ा सा डॉपलर प्रभाव देख लेते हैं। क्या होता है कि जब किसी ध्वनि स्रोत अथवा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी ध्वनि स्रोत और
श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे कि हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, तो जो उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम होती है या अधिक होती है, तो जो आवृत्ति निकलेगी या तो कम होगी या फिर अधिक होगी। इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। जैसे कि दोस्तों यदि मान लीजिए कि कोई नज़दीक है और नज़दीक से हम लोग बात करेंगे तो जो पिच होता है, पिच का इफेक्ट तो तेज़ सुनाई देगा, लेकिन यदि हम डिस्टेंस बना लेंगे थोड़ी सी दूरी के हिसाब से तो हो सकता है कि उसको जो आवृत्ति जो इसकी होगी वो उसको कम सुनाई देगी। तो ये ध्वनि का ही एक रूप है डॉपलर प्रभाव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन ए ऊष्मा, बी ध्वनि, सी प्रकाश या डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे शून्य में संचरण की जगह पे निर्वात भी कह सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्वनि, क्योंकि दोस्तों ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है। निर्वात में ये संचरण नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। दोस्तों उसी को क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए वायु से, बी निर्वात से, सी स्टील से या डी जल से। तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, निर्वात से। प्रश्न नंबर 22 है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए बाघ, बी गोरिल्ला, सी बंदर या डी चिंपांजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाघ। बाघ की ध्वनि में तीव्रता बहुत अधिक होगी। प्रश्न नंबर 23 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ऑप्शन ए लोहा में, बी वायु में, सी जल में या डी पारा में। तो जैसा कि इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने कराया है और वहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और यहाँ पे इस्पात आंसर हुआ था। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा में। राइट आंसर जो होगा, ध्वनि का वेग जो अधिकतम होगा वो होगा लोहा में। और जब भी पूछ देगा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है तो याद कर लीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। राइट आंसर अनुदैर्ध्य। प्रश्न नंबर 24 है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी ध्वनि, सी ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो आप देखते ही आंसर मार सकते हैं। राइट आंसर इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा, अपने साथ ऊर्जा लेकर चलेगी। और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, जो हमें कलर प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, लाल, हरा और नीला रंग को जब भी समान अनुपात में आप मिलाएंगे तो उससे वाइट कलर मिलेगा, सफ़ेद रंग मिलेगा। तो आज का दोस्तों ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है और आप लोग रिवीजन करते रहिए। और जो लोग इस पार्ट से देख रहे हैं वो लोग पहले पार्ट से रिवीजन करें। और सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो एसआई हुआ, पुलिस हुआ या फिर हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हुए या एसएससी के हुए, सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने मार्क्स स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।